and welcome back in the class of Organization of Commerce. Today we are going to initiate the third lecture. Yes, the third part of the chapter staffing, right? So what things we have completed or what thing we have finished. We'll talk that first. So as you all know, students, that in staffing we have seen the meaning of staffing. First of all, that what is the introduction and why the staffing is very important for all the organization, right? And then we have seen the origin of staffing, that how old it is, okay? And then we have seen the concept, right, that it is a perennial process, it's a function related with relation, it is an important function of management. And it's a dynamic process, managerial function is in relation, and it has a wide scope. Then capital expenditure is required, it is an investment process, not expensive process, right? ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होती है, एक्सपेंस नहीं. उसके बाद हम लोगों ने इसके इम्पोर्टेंस देखे, इम्पोर्टेंस आपको पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है. आई होप एवरीबडी इज़ बिंग स्टिल रिमेंबर दैट इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स, डायनेमिक एक्टिविटी, इट्स अ मैनेजमेंट फंक्शन, इट इज़ द हैंड्स ऑफ बिजनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, हार्मनी क्रिएट करता है रिलेशंस के अंदर, राइट. बिजनेस की गुडविल और एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है. उसके बाद हम लोगों ने स्टाफिंग को एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा था, जिसमें हमने दो पार्ट्स में से डिवाइड किया था कि दैट इट इज़ रिलेटेड विद मैन पावर एंड एज वेल एज इट इज़ रिलेटेड विद कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, हम क्या करने वाले हैं आज, सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विथ द प्रोसेस, ठीक है. प्रोसेस मतलब हम ये देखेंगे कि स्टाफिंग जो है वो क्या और कैसे काम करती है. सो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, द कंटेंटेड एंड एक्सपीरियंस क्रिएटिव एंड ऑनेस्ट स्टाफ. कंटेंटेड मीन्स जिसके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस्ड अनुभव, क्रिएटिविटी यानी हर काम को वो बेहतर तरीके से करता हो, और ऑनेस्ट यानी ईमानदार. हर स्टाफ को ऐसी लोगों की तलाश होती है, एंड प्लेसिंग दिस राइट पीपल एट अ राइट प्लेस इज़ द टारगेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इन द लास्ट पार्ट जब हमने इस चैप्टर का स्टार्टिंग किया था, तब हमने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में बातचीत की थी. सो ये वो ज़रूरी होता है बच्चों कि हर जो भी स्टाफ को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, दैट रिक्रूटमेंट इज़ हैज़ टू बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी एंड ऑनेस्टी, राइट. और इसके साथ साथ जो रिक्रूटमेंट की जाती है वो सुटेबल क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज, सिंसियरिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाती है. और वही व्यक्ति स्टाफ में इंक्लूड होता है या फिर उसे जॉब मिलती है जो ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव हो, ठीक है. इसके साथ साथ करप्शन और नेपोटिज़म इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है. करप्शन मतलब भ्रष्टाचार एंड नेपोटिज़म आज के टाइम में काफ़ी फेमस वर्ड है ये नेपोटिज़म, ठीक है. वंशवाद या परिवारवाद, ठीक है, एक परिवार के लोग ही आगे बढ़ें या एक वंश के लोग ही आगे बढ़ें, इट्स नोन एज नेपोटिज़म. देन करप्शन और नेपोटिज़म इसमें ना करते हुए बहुत ध्यान से और बहुत ईमानदारी के साथ स्टाफ को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें जो सबसे फर्स्ट जो इसकी प्रोसेस होती है बच्चों, ठीक है, वो आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है. दैट इज़ रिक्रूटमेंट, जिसके बारे में हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं. रिक्रूटमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये प्रोसेस इज़ मेड व्हेन अ न्यू एंटरप्राइजेस इज़ इस्टेब्लिश. यानी कभी भी कोई जब नई कंपनी बनती है तो उसमें लोगों की ज़रूरत होती है, और ऐसे समय पर जो कार्य हम करते हैं, द वर्क दैट विल डू, दैट इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट. व्हेन एन एग्जिस्टिंग यूनिट एक्सपैंड वेयर द एम्प्लॉय रिलीजन इज डाइज और रिटायर. या तो कोई नई कंपनी बनाई जाए तब लोग रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी यानी पहले से कोई कंपनी मौजूद है और वो एक्सपैंड कर रही है मतलब उसकी ब्रांचेस बढ़ रही है, वो कंपनी 1 से 2, 2 से 4 बढ़ रही है, ठीक है. और इस बढ़ने के साथ साथ उसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, या फिर कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन करके चले गए हैं, उनकी डेथ हो गई है या रिटायर हो गए हैं. ऐसी सिचुएशंस में हमें नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है और हमें रिक्रूटमेंट काम में आती है. सेकेंडली, मीनिंग क्या है? एज एन ऑर्डिनरी सेंस, रिक्रूटमेंट इज़ प्रोसेस ऑफ लुकिंग प्रोबेबल एम्प्लॉयज़ एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब. मतलब सिंपल अगर आसान भाषा में कहें तो रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट एम्प्लॉयज़ को ढूंढिए,
ठीक है। प्रॉस्पेक्ट मीन्स जो आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए, और उसे जॉब दे दीजिए, ठीक है। ब्रॉडर वे में अगर इसका मीनिंग समझने की हम कोशिश करें, लाइक इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस इन अ ब्रॉडर सेंस, ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। दैट इज़ रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एट राइट टाइम इन अ राइट नंबर इन अ राइट प्लेस पर्सन एट अ राइट क्वालिफिकेशन। मतलब क्या हुआ कि रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है कि सही समय पे आप सही संख्या के लोगों को, यानी हाउ मेनी पीपल्स यू नीडेड, 10 पीपल्स, 20, 15, वट एवर इज़ द नंबर, देन राइट प्लेस, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ उसको प्लेस करना, जैसी जिसकी क्वालिफिकेशन है वैसा उसको जॉब देना। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों, ठीक है, पुटिंग अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम इन अ राइट नंबर विथ राइट क्वालिफिकेशन, ठीक है। सो राइट शब्द आपको बहुत याद रखना पड़ेगा इसमें, तो प्लीज़ मेक इट रिमेंबर। जनरली जो रिक्रूटमेंट होती है वो 2 सोर्सेज से होती है, ठीक है। 2 सोर्सेज से होती है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं यार, कि हम 2 तरीके से यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट है वो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो प्रोसेस बोली गई है वो है इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज मतलब क्या हुआ कि कंपनी के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करके हम नए किसी व्यक्ति को कंपनी के अंदर लेकर आए, यानी इंटरनल सोर्स। सेकेंडली आ जाता है एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स सेम ये आपका हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का। इंटरनल सोर्स में सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं हम लोग प्रमोशन, ठीक है, यानी पहले से हमने क्या किया है कि कोई कंपनी में हमारे जॉब कर रहा था और हमने उसे प्रमोट करके हायर डेजिग्नेशन दे दिया, तो ये भी एक रिक्रूटमेंट हुआ, ठीक है। आपने जॉब दी लेकिन किसी बाहर के लोग को नहीं, अंदर के लोग। वैसे ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, यानी किसी और जगह से किसी व्यक्ति को यहाँ बुला लिया जाए या यहाँ से किसी और व्यक्ति को किसी दूसरी जगह भेज दिया जाए जहाँ उसकी ज़रूरत हो। तो इंटरनल सोर्स में ट्रांसफ़र सेकंड रिक्रूटमेंट पॉइंट है। तीसरा किसी फ्रेंड या फिर कि एम्प्लॉय क्या रिलेटिव या फिर कहीं कोई कॉन्टैक्ट में, जान पहचान में अगर कोई है और वहाँ से हम किसी को जॉब दे रहे हैं, तो ये भी एक इंटरनल सोर्स ही माना जाएगा। इसके अलावा रिकॉलिंग ऑफ रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय। अब रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय क्या हुआ कि जो लोग पहले मेरे पास इंटरव्यू देने आए थे बट किसी वजह से मैंने उनको सिलेक्ट नहीं किया, या फिर जो मेरे पास से जा चुके हैं, ठीक है, पुराने एम्प्लॉय जिनको या तो जिनको कोई काम की वजह से निकल गए हैं या फिर मैंने निकाल दिया है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को वापस से हम जब कंपनी में बुलाते हैं, जब जगह होती है, उनकी डिमांड होती है, तब ऐसे चीज़ को हम रिकॉलिंग ऑफ रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय कहते हैं। इसके बाद प्रमोशन विद ट्रांसफ़र, ये प्रमोशन और ट्रांसफ़र दोनों साथ में है। और लास्ट में आता है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट मतलब कि क्या होता है कि कुछ लोगों को हम वैसे भी स्टैंड बाय पे रखते हैं, ठीक है। स्टैंड बाय पे रखते हैं मतलब क्या कि वी यूज़ टू टेल देम दैट कि इफ़ वील हैव वैकेंसी विल कॉल यू, यानी अगर हमारी वैकेंसी होगी तो हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये वेटिंग लिस्ट हो गया। अब ये सारे 6 के 6 हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स, राइट, थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ कंपनी रिक्रूट द पीपल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। इन द सेम वे एक्सटर्नल फैक्टर, यानी बाहर से जो फैक्टर हैं, पहला फैक्टर आता है एडवर्टीज़मेंट का, ठीक है। एडवर्टीज़मेंट मतलब हमने कोई विज्ञापन दिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, प्रिंट मीडिया में हो, किसी में भी हो, ठीक है, लाइक इन न्यूज़पेपर और इन टेलीविज़न, रेडियो, कहाँ भी, राइट, दैट वी रिक्वायर्ड स्टाफ। इन द सेम वे सेकेंडली आता है थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। रोज़गार आयोग, आपने सुना हुआ इसके बारे में कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में के थ्रू जो लोग क्वालिफाइड हैं, जो लोग एक्सपीरियंसड हैं और जिनको जॉब्स चाहिए, वहाँ से ये इनकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर उन्हें पर्सनली कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। थर्ड वन इज़ थ्रू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी डायरेक्ट कॉलेज से ही ले लेना। जैसे आपने कैंपस के बारे में सुना होगा, ये ज़्यादातर IIM, IITs में आपको देखने को मिलते हैं कि डायरेक्ट जो हायर परसेंटेज या हायर ग्रेड के बच्चे होते हैं वो डायरेक्टली कंपनीज आपको यहीं से रिक्रूट कर लेती है, ठीक है। इसे कहते हैं कैंपस या फिर थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसके बाद आता है ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस मतलब क्या है कि जो कंपनी है, ठीक है, ट्रेड करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, उन ट्रेड में कुछ यूनियंस बनी हुई होती है, ठीक है, कुछ यूनियंस, और वो वही यूनियन डिसाइड करती है कि अगर किसी को कोई जॉब चाहिए या फिर किसी के रिलेशन में या कहीं से भी, तो वो मैन पावर का इंतज़ाम कर लेती है ऐसी यूनियन जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करती हैं। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट और जॉबर्स, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे मिलते हैं जॉबर्स। उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट एट द गेट, यानी कोई वॉक इन इंटरव्यू करता हुआ आया और अचानक से उसको जॉब, हमारा जॉब भी अच्छा लग गया और हमें वो व्यक्ति भी अच्छा लगा तो हमने उसे जॉब दे दिया। इट इज़ कॉल्ड वॉक इन या फिर रिक्रूटमेंट एट अ गेट। और इसके अलावा कुछ मॉडर्न मेथड्स भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो देर आर 7 एक्सटर्नल मेथड्स थ्रू विच यू कैन रिक्रूट एनी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देर आर 6 मेथड्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज विच यू कैन इंक्लूड इन योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, राइट। सो याद रखना 6 इंटरनल सोर्स, 7 एक्सटर्नल सोर्स किसके हैं, रिक्रूटमेंट के,
आइए इन्हें थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इंटरनल सोर्सेज के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है कि इंटरनल यानी कंपनी के अंदर, यानी वो लोग जो कंपनी के अंदर पहले से काम कर रहे हैं या फिर मौजूद हैं, ऐसे लोगों का यूज़ करके अगर हम किसी को रिक्रूट करते हैं तो वो होता है इंटरनल सोर्स। पहला वाला हमने देखा था कि प्रमोशन जनरली हम किन एम्प्लॉयज़ को देते हैं? द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली, ठीक है, यानी लगातार जो हमारी कंपनी में बहुत समय से काम कर रहे हैं, उनकी डेडिकेशंस, उनकी एबिलिटी, उनकी ऑनेस्टी और उनके स्किल्स को देखते हुए, ठीक है, उनकी लॉयल्टी, उनकी क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए, यानी वो बंदा कितने समय से मेरे लिए काम कर रहा है, कितना स्किलफुल है, कितना क्वालिफाइड है, ठीक है, कितना लॉयल है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, वफ़ादार है वो कंपनी के लिए। और ये सब चीज़ें देखते हुए कंपनी क्या चाहती है कि भाई ये इतना अच्छा काम मेरे लिए कर रहा है, ठीक है, ये और अच्छा काम करे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन दे देते हैं। प्रमोशन चाहे वो सैलरी में हो, ठीक है, स्टेटस में हो, पावर में हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, ठीक है, एक डेजिग्नेशन उसको मिल जाएगा और उस डेजिग्नेशन के साथ ही कैन वर्क मोर इफेक्टिवली, ठीक है, और वो भी वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेट होगा कि येस आई हैव गॉट अ चांस टू डू समथिंग डिफरेंट। सो प्रमोशन इज़ अ बेस्ट टूल थ्रू विच यू कैन रिक्रूट एनीबडी इन योर ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ एग्जिस्टिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सेकेंड इज ट्रांसफ़र। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ एक जगह शॉर्टेज हो जाए किसी एक डिपार्टमेंट में, तो किसी और डिपार्टमेंट से वहीं से हम क्या करते हैं, मैन पावर को बुला लेते हैं, यानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से निकाल कर जहाँ कम है वहाँ उसको लगा दिए जाए। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी इज़ वर्किंग इन महाराष्ट्र एंड पुणे, ठीक है, और पुणे में अचानक उसको ऐसा लगता है कि भाई वहाँ पर उसके एम्प्लॉयज़ कम होते जा रहे हैं, मैनेजर्स नहीं अच्छे मैनेजर्स, तो क्या करेगी वो कि महाराष्ट्र से यानी मुंबई से अपने कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़ वो एज अ प्रमोट या एज अ ट्रांसफ़र करके पुणे बुला लेगी ताकि उसकी मैन पावर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है बच्चों। शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, ट्रांसफ़र। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो जैसा कि आप देख सकते हो, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है, यानी आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्तों में या फिर आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति है जिसे जॉब की ज़रूरत है और आपकी कंपनी में भी वैकेंसी है, तो ये एक तरीका है इंटरनल सोर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करवाने का, राइट। तो किसी भी कंपनी में जब कोई जॉब और वैकेंसीज निकलती है तो सबसे पहले कंपनी के लोग जो काम कर रहे हैं उनको पता चलता है, तो वो अपने रिलेटिव्स में बताते हैं। अगर कोई होता है पहचान का होता है तो फिर उन्हें जॉब्स मिल जाती है। सबसे ईजी तरीका है क्योंकि इसमें किसी को ढूंढने आना नहीं पड़ता है एंड इट्स अ वेरी क्विक एंड फास्ट डिसीजन, राइट। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, दैट इज़ द रिकॉलिंग, राइट। तो रिकॉलिंग ऑफ रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़, यानी वो एम्प्लॉयज़ जो पहले काम कर रहे थे और उन्हें निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ सम रीज़न हु हैव जॉइंड समवेयर एल्स वॉलंटरली, वी हैव कॉल्ड देम रिकॉल टू फॉर द मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड एफिशिएंसी, यानी उनको वापस बुलाया जाता है, दोबारा उन्हें अच्छे ऑफर्स दिए जाते हैं ताकि वो कंपनी के साथ जुड़ सकें, ठीक है, जो लोग किसी वजह से जुड़ नहीं पाए थे। इसके अलावा पांचवा जो है वो है प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, जैसा कि हमने देखा है, ठीक है। प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र में दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है, आप प्रमोट भी कर रहे हो और आप ट्रांसफ़र भी कर रहे हो, ठीक है। तो प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र जनरली एक ही सिस्टम के अंदर अगर जहाँ कहीं लोग कम पड़ जाते हैं तो वो ट्रांसफ़र करते हैं, बट प्रमोशन ट्रांसफ़र करते हैं। लाइक सपोज एंड वर्कर कैन बी ट्रांसफर्ड विद प्रमोशन एंड नेटिव प्लेस टू अदर प्लेस। नेटिव प्लेस चलिए हम गुजरात मान लेते हैं, अदर प्लेस हम महाराष्ट्र मान लेते हैं, यानी किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में जो ब्रांच थी वहाँ ज़रूरत थी तो हमने गुजरात से उसे महाराष्ट्र भेज दिया। दिस विल बूस्ट द मोरल एंड एंथुसियाज्म ऑफ द एम्प्लॉय, और उसके साथ साथ उसे थोड़ा सा एक हाईएस्ट पोस्ट दिया, जिस पोस्ट पे वो पहले काम कर रहा था उससे थोड़ा हाई पोस्ट देकर उसे हम महाराष्ट्र भेज देते हैं, जिससे क्या होता है कि ना सिर्फ उसका जो मोरल है वो बूस्ट होता है बल्कि एंथुसियाज्म यानी जोश से वो भर जाएगा और अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट, जैसा कि मैंने भी बताया आपको कि वेटिंग लिस्ट उन लोगों की होती है जो पहले हमारी कंपनी में आए हैं, ठीक है, और किसी वजह से हम उन्हें रिजेक्ट कर दिए या फिर किसी वजह से हम उन्हें काम नहीं दे पाए और उन्हें हमने स्टैंड बाय पे रखा अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट। फिर अब जब हमारे पास वैकेंसीज होती है, ठीक है, मेरिट में सारे लोग आ चुके हैं तो कुछ जगहें अभी भी बाकी हैं, तो हम जो स्टैंड बाय पे रखे हुए लोग होते हैं उनसे क्या करते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं कि वो लोग काम करना चाहेंगे कि नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके 6 इंटरनल फैक्टर्स थ्रू रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, then friends and relatives employee, recalling to the retrenched employee, promotion and transfer and waiting list, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरनल के बाद हम देखने जा रहे हैं हम एक्सटर्नल, ठीक है। जैसा कि इसका वर्ड खुद आपको बता रहा है कि एक्सटर्नल यानी बाहरी,
ठीक है। एक्सटर्नल मीन सबसे इसका जो बेस्ट टूल है वो है एडवर्टीजमेंट। आज के ज़माने में बच्चों, एवरीबडी नोज दैट कि एडवर्टीजमेंट इज़ वन ऑफ द सोर्स थ्रू विच यू कैन डू वेरी इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। यानी आज के ज़माने में हर घरों में टीवी, ठीक है, मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम इतना जुड़ चुके हैं कि हम एक दूसरे से 24/7 कनेक्टेड हैं, राइट। अब इस 24/7 के टाइम में अगर हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स सबसे अच्छा मिलता है रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। रीज़न, क्योंकि इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि ये प्रिंट मीडिया में भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। प्रिंट मीडिया में मतलब लाइक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बिजनेस जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, हम इसमें तो एड्स दे ही सकते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक इंटरनेट, टीवी, वेबसाइट्स, इसके थ्रू भी हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। इससे हम लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस मिलती हैं, यानी बहुत पूरे कंट्री से हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं और वहाँ से लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड राइट कैंडिडेट कैन बी सिलेक्टेड बाय दिस मेथड, यानी हम चाहें तो सही कैंडिडेट सही समय पर चुन सकते हैं अगर हम प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट देते हैं और इफ़ेक्टिव रिजल्ट आता है तो। सेकेंडली जो इसमें दिया है थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। रोज़गार निगम, हम सभी लोगों ने इसके बारे में कम सुना होगा क्योंकि ये जो पैटर्न है वो हमसे पहले की जो जनरेशन थी वो बहुत यूज़ करती थी। पहले के ज़माने में क्या होता था कि व्हेन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आप जाके वहाँ रजिस्टर करवाते थे, अपना नंबर, अपनी एड्रेस सब कुछ देते थे, और अगर कोई कंपनी को, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो वो एक्सचेंज में जाकर वहाँ से डाटा लेकर जिसे भी ज़रूरत है उसे ढूंढ कर जॉब्स देती थी, राइट। सो वैसे ही पब्लिक और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रिपेयर किए जाते हैं। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं या फिर जो जॉब सर्चिंग के कर रहे हैं वो उनका नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ ले लेते हैं ताकि कोई कंपनी को जैसी ज़रूरत हो, व्हेन इट वाज आस्क्ड इट मे बी सिलेक्ट द सुटेबल कैंडिडेट फॉर देयर यूज़, यानी जैसा उन्हें कैंडिडेट चाहिए वैसा उन्हें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, राइट। इन द सेम वे द नेक्स्ट एंड द थर्ड वन, राइट, the third external factor is through educational institute, राइट। जैसे कि मैंने IIT IIM के बारे में आपको बताया कि कैसे ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाती हैं अपने अपने कैंपस में, और डायरेक्टली फ्रॉम हियर ओनली यहाँ से ब्राइट स्टूडेंट्स ये लोग ले लेते हैं, ठीक है, वेदर इट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, IIM एंड IIT आपने सुना होगा, बिकॉज ये दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड एंड दे आर वेरी नॉलेजेबल पर्सोनल, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, हम कह सकते हैं इसको। फर्स्ट 3 समझ में आ गए बच्चों सभी को, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ, दैट इज़ थ्रू ट्रेड यूनियंस। जनरली क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो यूनियन बना लेते हैं, ठीक है, अपनी यूनियन यानी अपनी ग्रुप वीकेंड से। और जो लोग देयर आर लेस वर्क ड्यू टू एनी अदर रीज़न, किसी वजह से काम कम आ रहा है, वर्कर जो है वो निकाले जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वर्क। वहीं उल्टा कि अगर काम बढ़ रहा है तो नए नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, सर्च रीट्रेंड एम्प्लॉय। ऐसी सिचुएशंस में यही यूनियंस काम में आती है, ठीक है। और ये जो यूनियंस होती हैं, इनकी जो कॉन्टैक्ट होते हैं, इनके जो नेटवर्क्स होते हैं, राइट, ये बहुत दूर तक, बहुत लोगों तक पहुँचे हुए होते हैं और ये सही समय पे वक्त रहते आपको हेल्प करते हैं। और इनके रिलेशंस में, फ्रेंड्स में जो भी लोग होते हैं वहाँ से ये कांटेक्ट करके ऐसी ट्रेड यूनियन के थ्रू सही टाइम पे मैन पावर अवेलेबल करवा देते हैं। इसके अलावा थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स आपने हिंदी में सुना होगा ठेकेदार के बारे में, ठीक है, कि आपने ठेका दे दिया है किसी को, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इन दिस सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड बिटवीन बिजनेस एंड द कॉन्ट्रैक्टर टू सप्लाई वर्कर। अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सप्लाई करेगा वर्कर्स, राइट, एंड द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अरेंजिंग वर्कर्स। ये पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई क्योंकि उसने करार किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। और ऐसी सिचुएशन में लेबर्स जो हैं वो फेयर वेजेस लेते हैं, ठीक है। क्यों फेयर वेजेस लेते हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सबका ध्यान रखेगा, सभी चीज़ों को देखेगा। ऑफनली जो वर्कर्स होते हैं ऐसे समय पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ और टी प्लांटेशन, ऐसी जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लेबर मिलती है, ठीक है। ये मेथड जनरली पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर हैज़ बीइंग एक्सप्लॉयडेड, कभी कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि बीच में जो मीडिएटर्स हैं, ठीक है,
जो मध्यवर्गीय लोग हैं, जो ओनर और लेबर्स के बीच में, वो लोग उनका बहुत सारा पैसा खा जाते हैं इंटरेस्ट के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी अनलाइकली थिंग। जनरली अनस्किल्ड लेबर्स आर सप्लाइड बाय दिस मेथड। वो जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं, अनस्किल्ड मीन्स द पीपल दोज आर वर्किंग फॉर द फिजिकल राइट्स ओनली, राइट, फिजिकल जॉब्स जो करते हैं। इसके अलावा लास्ट टू जो आप रिक्रूटमेंट एट गेट देख रहे हो, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट अभी यही बता रहा था मैं कि सपोज आप वर्कर समबली प्लेसिंग विद द नोटिस ऑन द फैक्ट्री गेट इन द मेथड इज़ मोर सुटेबल फॉर डेली वेजेस, ठीक है। यानी हमने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया है और कोई वॉक इन करके आता है तो हम उसे जॉब अप्लाई की परमिशन दे देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द मॉडर्न इक्विपमेंट्स और द मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स में आज के ज़माने में इंटरनेट आ गया बच्चों, ठीक है। आप सबको पता है कि इंटरनेट इट्स अ लैन कनेक्टेड एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क, जिससे आप बहुत दूर दूर तक लोगों तक मैसेज भेज सकते हो थ्रू आपकी जो भी जानकारी है। इसके अलावा अगर आप कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहते हो या फिर कोई एप्लीकेशंस जनरेट करना चाहते हो तो भी आप इस मेथड्स के थ्रू कर सकते हो। जैसे आज के ज़माने में CPAT या फिर CAT, CAT या फिर PMT, PET, ये जितनी भी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स होती है, IIT, नीट, JEE, ये सारी की सारी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी हो सकती है, उसके माध्यम से भी हो सकती है, ठीक है। आप देखते ही होंगे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जितनी भी आज निकलती है उसके जितने भी टेस्ट होते हैं वो आजकल आई थिंक शायद मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ ही किए जाते हैं, राइट। एंड इन दिस मेथड कैंडिडेट्स कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट एज वेल वर्स विद द कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अब सिंपल है कि जब ये मॉडर्न टेक्निक की बात हो रही है, मॉडर्न इक्विपमेंट की बात हो रही है, तो जो लोग हैं उन्हें कंप्यूटर और मॉडर्न टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। जनरली ये मेथड स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, ठीक है, स्किल्ड एम्प्लॉयज़। जैसे हम थ्रू कॉन्ट्रैक्टर वाला अनस्किल्ड लेबर्स के लिए होता है, वहीं मॉडर्न मेथड स्किल्ड लेबर के लिए ही होता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप सभी लोगों को ये इतना पता चल गया है जितना आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। आज हमने दो चीज़ें देखी हैं, ठीक है। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं उसको, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। होमवर्क के तौर पे प्लीज़ इस टेबल को अच्छे से आप बना लेना, कर लेना, ठीक है, अपनी नोटबुक में प्लीज़। और कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी और कमेंट योर बॉक्स इन द बिलो, राइट, एंड विल गेट बैक टू यू सून श्योरली। टिल देन इसे एक बार और रिफ्रेश ज़रूर कर लेना, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, because many times in board exam you will find this question that explain the different sources of recruitment, right। तो इस क्वेश्चन को आप सीरियसली लीजिए और प्लीज़ अपनी नोटबुक में प्रिपेयर करिए, अच्छे से समझिए, बनाइए, और कोई डाउट है तो प्लीज़ गेट बैक टू मी। टिल देन चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर अटेंशन एंड योर टाइम। आई एम योर एजुकेटर गौरव आधनिक साइनिंग ऑफ टुडे। यू डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।